फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एंटोन चेखव की एक बहुत ही शानदार शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और ऑल यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। शाम का धुंधला समय है। सड़क के खंभों की रोशनी के चारों ओर बर्फ़ की एक गीली और मोटी परत धीरे धीरे फैलती जा रही है। बर्फबारी की वजह से घोड़े वाला आयोना पोतापोव किसी सफ़ेद भूत की तरह दिखाई दे रहा है। आदमी की बॉडी जितनी मुड़कर एक हो सकती है उसने कर ली है। वे अपनी घोड़ा गाड़ी पर चुपचाप बिना हिले ढुले बैठा हुआ है। बर्फ़ से ढका हुआ उसका घोड़ा भी अब पूरी तरह से सफ़ेद दिख रहा है। वे भी बिना हिले ढुले खड़ा है। उसकी स्थिरता यानी मजबूती, दुबली पतली बॉडी और लकड़ी की तरह तनी सीधी टांगें ऐसा महसूस करा रही हैं जैसे वे कोई सस्ता मरियल घोड़ा हो। आयोना और उसका छोटा सा घोड़ा दोनों ही बहुत देर से अपनी जगह से नहीं हिले हैं। वे खाने के समय से पहले ही अपने एक बाड़े से निकले थे, पर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली है। ओ तांगे वाले, विबोर्ग चलोगे क्या? आयोना अचानक सुनता है। विबोर्ग। हड़बड़ाहट में वे अपनी जगह से उछल जाता है। अपनी आंखों पर जमा हो रही बर्फ़ के बीच से वे गिरे रंग के कोट में एक अफसर को देखता है जिसके सिर पर उसकी टोपी चमक रही है। विबोर्ग। अफसर एक बार फिर दोहराता है, अरे सो रहे हो क्या? मुझे विबोर्ग जाना है। चलने की तैयारी में आयोना घोड़े की लगाम खींचता है। घोड़े की गर्दन और पीठ पर पड़ी बर्फ़ की परतें नीचे गिर जाती हैं। अफसर पीछे बैठ जाता है। घोड़े वाला घोड़े को पुचकारते हुए उसे आगे बढ़ने का हुक्म देता है। घोड़ा पहले अपनी गर्दन सीधी करता है, फिर लकड़ी की तरह सख्त दिख रही अपनी टांगों को मोड़ता है और आखिर में अपनी आदत के अनुसार आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही आयोना घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाता है, अंधेरे में आ जा रही भीड़ उसे बुरा भला कहती है। घोड़ा तांगे को अपनी साइड से इधर उधर ले जाने पर पीछे से अफसर भी चिल्लाता है, तुम्हें तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता है, दाहिनी ओर रहो। फिर कुछ समय के बाद थोड़े नर्म लहजे में वे कहता है, कितने बदमाश हैं सब के सब, और मजाक करने की कोशिश करते हुए वे आगे बोलता है, लगता है सब ने कसम खा ली है कि या तो तुम्हें धकेलना है या फिर तुम्हारे घोड़े के नीचे आकर ही दम लेना है। घोड़े वाला आयोना मुड़कर अफसर की ओर देखता है। उसके होंठ ज़रा सा हिलते हैं, शायद वे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो तुम? अफसर उससे पूछता है। आयोना ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आता है और कोशिश करके फटी आवाज़ में कहता है, मेरा इकलौता बेटा बेरिन इस हफ्ते गुजर गया साहब। अच्छा, कैसे मर गया वे? आयोना अपनी सवारी की ओर पूरी तरह मुड़कर बोलता है, क्या कहूँ साहब, डॉक्टर तो कह रहे थे सिर्फ तेज़ बुखार था। बेचारा 3 दिन तक अस्पताल में पड़ा तड़पता रहा और फिर हमें छोड़कर चला गया। ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे किसकी चलती है? इतने में अंधेरे से कोई चिल्लाया, अबे देख के क्यों नहीं चलाता बुड्ढे? फिर अफसर कहता है, ज़रा तेज़ चलाओ घोड़ा, और तेज़, नहीं तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, ज़रा और तेज़। घोड़े वाला एक बार फिर अपनी गर्दन ठीक करता है, सीधा होकर बैठता है और सुस्ती से अपना चाबुक हिलाता है। बीच बीच में वे कई बार पीछे मुड़कर अपनी सवारी की तरफ देखता है, लेकिन उस अफसर ने अब अपनी आंखें बंद कर ली हैं। साफ लग रहा है कि वे इस समय कुछ भी नहीं सुनना चाहता है। अफसर को विबोर्ग पहुंचकर आयोना शराब खाने के पास गाड़ी खड़ी कर देता है और एक बार फिर उकड़ू होकर यानी सिकुड़कर सीट पर बैठ जाता है। 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी फुटपाथ पर पतले रबड़ के जूतों के घिसने की आवाज़ के साथ 3 लड़के झगड़ते हुए वहाँ आते हैं। उन लड़कों में से 2 लंबे और दुबले पतले हैं, जबकि तीसरा थोड़ा कुबड़ा और नाटा है। ओ गाड़ी वाले, पुलिस ब्रिज चलोगे क्या? कुबड़ा लड़का बेसुरी आवाज़ में पूछता है। हम तुम्हें 20 कोपेक देंगे। आयोना घोड़े की लगाम खींचकर उसे आवाज़ लगाता है जो चलने का हुक्म है। हालांकि इतनी दूरी के लिए 20 कोपेक ठीक भाड़ा नहीं है, पर 1 रूबल हो या 5 कोपेक हो उसे अब कोई एतराज़ नहीं। उसके लिए अब सब एक ही हैं। तीनों लड़के सीट पर एक साथ बैठने के लिए आपस में काफ़ी गाली गलौज और धक्कम धक्का करते हैं। बहुत सारी बहस और बदतमीज़ी के बाद
आखिर में वे इस नतीजे पर पहुँचे कि कुबड़े लड़के को खड़ा रहना चाहिए क्योंकि वही सबसे ठिकना है। ठीक है, अब तेज चलाओ। कुबड़ा लड़का नाक से बोलता है। वे अपनी जगह ले लेता है जिससे उसकी सांस आयोना की गर्दन पर पड़ती है और कहता है, तुम्हारी ऐसी कम तेज़ी, क्या तुम सारे रास्ते इसी हल्की रफ्तार से चलाओगे? उन लंबे लड़कों में से एक बोला, कल रात मैंने 4 बोतल पी ली। दूसरा बोला, तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? दूसरा बोला, ऊपर वाले की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इसमें कि सुई की नोक में से ऊँट निकल सकता है। सब हंस पड़ते हैं। आप सब कितने मजाकिया हो। आयोना हिचकिचाते हुए बोला, अरे भाड़ में जाओ तुम। कुबड़ा गुस्सा हो जाता है, बुलाओ, तुम हमें कब तक पहुंचाओगे? चलाने का ये कौन सा तरीका है? कभी चाबुक का इस्तेमाल भी कर लिया करो। ज़रा ज़ोर से चाबुक चलाओ। मियाँ, तुम आदमी हो या आदमी की दुम? आयोना यूं तो लोगों को देख रहा है मगर धीरे धीरे अकेलेपन का एक गहरा एहसास उसे खाए जा रहा है। कुबड़ा फिर से गालियाँ बकने लगा। लंबे लड़कों ने किसी लड़की के बारे में बात करना शुरू कर दी। आयोना उनकी ओर कई बार देखता है। वे कुछ वक्त की खामोशी के इंतज़ार के बाद मुड़कर बुदबुदाता है, मेरा बेटा इस हफ्ते गुजर गया, हम सबको एक दिन मरना है। कुबड़े ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे जल्दी चलाओ, खूब तेज। दोस्तों, मैं इस धीमी रफ्तार पर चलने को तैयार नहीं। आखिर इस तरह ही हमको कब तक पहुंचाएगा? कुबड़ा आयोना को काफ़ी गालियां बकता है मगर वे इन सबको हंसकर टाल देता है। आयोना हंसकर कहता है, आप साहब लोग हो, जवान हो, ऊपर वाला आपका भला करे। बुढ़ाओ, क्या तुम शादीशुदा हो? उनमें से एक लंबा लड़का पूछता है। मैं, आप साहब लोग बड़े मजाकिया हो, अब बस मेरी बीबी ही है, वे अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी है। आप समझ गए ना मेरी बात? मौत बहुत दूर नहीं है, मेरा बेटा मर चुका है और मैं ज़िंदा हूँ। कैसी अजीब बात है ये। मौत गलत दरवाजे पर पहुँच गई। मेरे पास आने के बजाय वे मेरे बेटे के पास चली गई। आयोना पीछे मुड़कर बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे मर गया, पर उसी समय कुबड़ा एक लंबी सांस खींचकर कहता है, शुक्र है ऊपर वाले का, आखिर मेरे साथियों को पहुंचा ही दिया। और आयोना सबको अंधेरे फाटक के पास धीरे धीरे गायब होते हुए देखता है। एक बार फिर वे खुद को बेहद अकेला महसूस करता है। सन्नाटे से घिरा हुआ उसका दुख जो थोड़ी देर के लिए कम हो गया था फिर लौट आता है और इस बार वे और भी ताकत से उसके दिल को चीर देता है। बेहद बेचैन होकर वे सड़क की भीड़ को देखता है, गोया ऐसा कोई आदमी तलाश कर रहा हो जो उसकी बात सुने, पर भीड़ उसकी मुसीबत की ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती है। उसका दुख बहुत बड़ा है, अगर उसका दिल फट जाए और उसका दुख बाहर निकल आए तो मानो सारी ज़मीन को भर देगा, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं देखता। आयोना को टाट लादे एक कुली दिखता है। वे उससे बात करने की सोचता है। वक्त क्या हुआ भाई? वे कुली से पूछता है। 9 से ज़्यादा बज चुके हैं, तुम यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हो? अब कोई फ़ायदा नहीं, लौट जाओ। आयोना कुछ देर तक आगे बढ़ता रहता है, फिर उकड़ू हालत में यानी सिकुड़कर अपने गम में डूब जाता है। वे समझ जाता है कि मदद के लिए लोगों की ओर देखना बेकार है। वे इस कंडीशन को और नहीं सह पाता और अस्तबल के बारे में सोचता है। उसका घोड़ा मानो सब कुछ समझकर हल्की चाल से चलने लगता है। लगभग 1.5 घंटे के बाद आयोना एक बहुत बड़े गंदे से स्टोव के पास बैठा हुआ है। स्टोव के आसपास ज़मीन और बेंचों पर बहुत से लोग खर्राटे ले रहे हैं। हवा दमघोटू गर्मी से भरी है। आयोना सोए हुए लोगों की ओर देखते हुए खुद को खुजलाता है। उसे अफसोस होता है कि वे इतनी जल्दी क्यों चला आया। आज तो मैं घोड़े के चारे के लिए भी नहीं कमा पाया, वे सोचता है। एक युवा घोड़े वाला एक कोने में थोड़ा उठकर बैठ जाता है और आधी नींद में बड़बड़ाता है। फिर वह पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ता है। क्या तुम्हें पानी चाहिए? आयोना उससे पूछता है। यह भी कोई पूछने की बात है? अरे नहीं दोस्त, तुम्हारी सेहत बनी रहे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? तुमने सुना क्या? इसी हफ्ते अस्पताल में। बड़ी लंबी कहानी है। आयोना अपने कहे का असर देखना चाहता है पर वे कुछ नहीं देख पाता। उस आदमी ने अपना चेहरा छिपा लिया और दोबारा गहरी नींद में चला गया। बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर अपना सिर खुजलाता है। उसके बेटे को मरे 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इस बारे में वे किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाया। बहुत धीरे धीरे और बड़े ध्यान से ही ये सब बताया जा सकता था कि कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा, कैसे उसने दुख भोगा, मरने से पहले उसने क्या कहा और कैसे उसने दम तोड़ दिया। दफन के वक्त
उसकी एक एक बात बतानी भी ज़रूरी है, और ये भी कि उसने कैसे अस्पताल में जाकर बेटे के कपड़े लिए। उस समय उसकी बेटी अनीसिया गांव में ही थी, उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है। उसके पास बताने के लिए इतना कुछ है, सुनने वाला ज़रूर एक लंबी सांस लेगा और उससे हमदर्दी जताएगा। चलूँ ज़रा अपने घोड़े को देख लूँ। आयोना सोचता है, सोने के लिए तो हमेशा वक्त रहेगा, उसकी क्या परवाह। वे अपना कोट पहनकर अस्तबल में अपने घोड़े के पास आता है। साथ ही वे अनाज, सूखी घास और मौसम के बारे में सोचता रहता है। अपने बेटे के बारे में अकेले सोचने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाता है। क्या तुम डटकर खा रहे हो? आयोना अपने घोड़े से पूछता है। वे घोड़े की चमकती आंखें देखकर कहता है, ठीक है, जमकर खाओ। हालांकि हम आज अपना अनाज नहीं कमा सके, पर कोई बात नहीं, हम सूखी घास खा सकते हैं। हाँ, ये सच है, मैं अब गाड़ी चलाने के लिए बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा बेटा चला सकता था। कितना शानदार घोड़ा टांगे चलाने वाला था मेरा बेटा। काश वे जिंदा होता। एक पल के लिए आयोना चुप हो जाता है, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, हाँ मेरे पुराने प्यारे दोस्त, ये सच है, वे अब नहीं रहा। वे हमें जीने के लिए छोड़कर चला गया। सोचो तो ज़रा, तुम्हारा एक बछड़ा हो, तुम उसकी माँ हो, और अचानक वे बछड़ा तुम्हें अपने बाद जीने के लिए छोड़कर चल बसे। कितना दुख पहुँचेगा तुम्हें, है ना? उसका छोटा सा घोड़ा अपने मालिक के हाथ पर सांस लेता है और उसकी बात सुनता है और उसके हाथ को चाटता रहता है। और इस तरह से आयोना अपनी दुख भरी कहानी घोड़े को सुनाता है कि वे अपने बेटे के मरने पर कितना दुखी है। घोड़ा उसकी दुख भरी कहानी को सुनता रहता है और इस तरह से आयोना का मन हल्का हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।